प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्रेमचंद के फटे जूते कक्षा 9वीं क्षितिज का यह अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने इसके लेखक श्री हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय जाना था और समझा था। आज उन्हीं के द्वारा लिखित प्रेमचंद के फटे जूते कहानी को प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह एक व्यंग्य लेख है और इस व्यंग्य लेख के माध्यम से लेखक ने जो है ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार इंसान आज दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता का लाभ ले रहा है और किस प्रकार वह दिखावा कर रहा है। यही बात इस व्यंग्य लेख के माध्यम से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। लेखक कह रहा है कि प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। उसमें प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहना हुआ है। कन पट्टी उनकी चिपकी हुई है। गालों की हड्डियां उभर कर बाहर आ गई है और हड्डियां बाहर उभर आने के कारण जो उनके चेहरे पर जो घनी मूछें हैं वह उन हड्डियों को, उस चेहरे को हरा भरा बतला रही है। ऐसा लग रहा है उनका चेहरा हरा भरा भरा हुआ है। पाँवों में कैनवास के जूते हैं जिसके फीते बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से बंधे हुए हैं। लापरवाही से उनका उपयोग किया गया होगा, इसलिए बंद के सिरों जहाँ से वो फीते निकले हुए हैं वहाँ से उनके लोहे की पत्ती भी बाहर निकल गई है। छेदों में फीते डालने में शायद परेशानी होती है, लेकिन फिर भी पता नहीं उन फीतों को कैसे बंद कर लिया गया, कैसे कस लिया गया। दाहिना पाँव है, उसका जूता ठीक है, लेकिन बाएं पाँव के जूते में बहुत बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से एक अंगुली बाहर निकल आई है। लेखक की दृष्टि उस जूते पर जाकर अटक जाती है और लेखक सोचता है, अगर वास्तव में फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पता नहीं इनकी पहनने की पोशाक कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। तो लेखक तरह तरह की बातें सोच रहा है। क्या इस फोटो खिंचाने वाले में क्या पोशाक के बदलने का गुण नहीं है? या जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है, या इसका और भी कोई रूप है, या इसकी और भी कोई पोशाकें हैं, शायद यह पहनता होगा। जब लेखक ने कहा कि मैं उस चित्र के चेहरे की तरफ देखता हूँ, तो क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्य पुरके कि तुम्हारा जूता फूट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। तुम्हें जरा भी इसका एहसास नहीं है, जरा भी लज्जा, संकोच या झेप नहीं है कि तुम्हारा जूता फटा हुआ है, तुम्हारी उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि अगर धोती को थोड़ा सा नीचे खींच लेते तो शायद तुम्हारी जो उंगली जूते से बाहर दिख रही है शायद वो ढक सकती है। लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे पर पता नहीं बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। और सब शायद फोटोग्राफर ने जब तुम चित्र खिंचाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए रेडी हो गए होंगे फटे हुए जूते पहनकर, तब उसने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब फोटोग्राफर की परंपरा के अनुसार, जिसके अनुसार हर व्यक्ति फोटो खिंचवाते समय चाहे भले उसके पास कितना ही दुख हो, कितना ही कष्ट हो, लेकिन फोटो खिंचवाते समय वह अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है, अपने दर्द को अपने हृदय में दबाने की कोशिश करता है। तो शायद तुमने भी जब फोटोग्राफर ने रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में पड़े कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे। अर्थात तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी और फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हुए होंगे कि बीच में ही जैसे ही फोटोग्राफर ने क्लिक करने के लिए कहा और जैसे ही तुमने फोटो खिंचवाई, बीच में क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। वास्तव में विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, इसमें व्यंग्य है, इसमें कटाक्ष है कि फ़ोटो खिंचवाते समय इंसान कैसी आधी अधूरी मुस्कान अपने चेहरे पर लाता है और अपनी फ़ोटो खिंचवाता है और कुछ पल के लिए अपने दुखों को अपने अंदर समेट देता है। तो वास्तव में ये मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। यही बात जो है लेखक यहाँ बताने का प्रयास कर रहा है। लेखक कह रहा है ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था
तो ठीक जूते पहन लेते या फ़ोटो ना खिंचाते। फ़ोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ रहा था? शायद उस चित्र की, उस फ़ोटो वाले खिंचवाने वाले की पत्नी का आग्रह रहा होगा और तुम फ़ोटो खिंचवाने बैठ गए होंगे। अच्छा चल भाई खिंचवा देते हैं। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचवाने को जूता भी नहीं हो, कि इंसान जब फ़ोटो खिंचवा रहा हो, ये वास्तव में बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी बात है कि उसके पास फ़ोटो खिंचवाते समय जूता भी नहीं हो। मैं तुम्हारी ये फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे अंदर जो कलह चल रहा है उसको अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ और ऐसे लग रहा हूँ जैसे मैं भी रो पड़ना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे अचानक एकदम रोक देता है और मैं ऐसा करने से रुक जाता हूँ। तुम शायद फ़ोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते भी मांग लेते। शायद तुमको यह अनुभव नहीं है कि फ़ोटो खिंचवाते समय अपनी वेशभूषा और जूते सब कुछ सही होना चाहिए, लेकिन शायद तुमने फ़ोटो का महत्व समझा नहीं। अगर ऐसा समझ लेते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते भी मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं, पूरा विवाह भी कर लेते हैं और मांगे की मोटर से अपनी बारात भी निकाल लेते हैं, लेकिन तुमने तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते तक नहीं मांगे। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो लोग बीवी तक भी मांग ली जाती है, तुमसे तो जूते भी मांगते नहीं बने। तुम शायद फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर भी फ़ोटो खिंचाते हैं, शायद क्या पता उस फ़ोटो में इत्र की खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी शायद खुशबू दे दे, इसलिए लोग तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए पता नहीं क्या क्या तरकीबें लगाते हैं। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम में तो क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है और अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है। एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर हो जाती है और तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी कि आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे। लेखक प्रेमचंद को कह रहा है कि तुम एक महान कथाकार हो, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, लेकिन मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, दिखने में से तो ऊपर बहुत अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे का तला फट गया है, अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान रक्त से भी हीन हो जाता है। मगर पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, लेकिन अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है लेकिन तुम्हारे पांव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी हुई है लेकिन नीचे से पांवों का पंजा घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे। कहने का मतलब यह है कि तुम जो है पर्दे का महत्व नहीं जान रहे हो, लेकिन हम जानते हैं कि पर्दा किस प्रकार इंसान को ढकता है। हम लोग जो है पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं और अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तुम जो है इस चीज़ का महत्व नहीं जानते हैं। आगे आने वाली पीढ़ियों में हम इसका भाग 2, अभी तक हमने इसका भाग 1 पूरा किया है और आगे आने वाली वीडियो में भाग 2 पूर्ण करके हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे। साथ ही में हमें इस अध्याय के शब्दार्थ एक बार पुनः याद करने हैं और उनको स्मरण करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।